अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम में स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुमताज़ माहिर कानून जनाब रियासत आज़ाद साहब। उनके साथ भी मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेंबर कौमी असम्बली जनाब शैला रज़ा साहिबा, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से हमारे साथ इंजीनियर कमरुल इस्लाम साहब मौजूद हैं। कुछ ही देर में हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नईम हैदर पंजोता साहब भी ज्वाइन कर लेंगे। बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान को बदतरीन सैलाब का सामना है, और अब एक के बाद एक हालिया बरसों में हमने देखा है कि मौसमियाती तब्दीली, क्लाइमेट चेंज इस बुरे तरीके से पाकिस्तान को मुतासर कर रही है कि अब ये सिलसिला बन गया है। हर 2-3 साल के बाद एक सैलाब आता है और वो पाकिस्तान को झंझोड़ता है, पाकिस्तान के हुक्मरानों को झंझोड़ता है कि फ्यूचरिस्टिक मनसूबाबंदी करें, अपनी तरजीहात तब्दील करें, अपनी सियासी लड़ाई में उलझें, मगर माहौल को भी देखें, आने वाली नस्लों का भी सोचें, ऐसे मंसूबे बनाएं कि आने वाली नस्लें सैलाब की बेरहम मौजों की नज़र ना हो। लेकिन लगता यह है कि प्रायोरिटीज़ में सियासत कहीं ऊपर मौजूद है और माहौलियाती तब्दीली या बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इनका ख्याल रखना ये कहीं पसे पुश्त चला गया है। मैं आपको आगाज़ में एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ सिंध के सखर बैराज की। ये 1923 में बनना शुरू हुआ, 1932 में ये कंप्लीट हुआ, और गुज़श्ता 100 साल में करोड़ों क्यूसेक पानी ये अपने नीचे से गुजार चुका है। सिंध के नहरी निज़ाम में, सिंध की काश्तकारी में इस बैराज का बड़ा किरदार है। लेकिन सवाल ये है कि 100 साल पहले अंग्रेज़ ने जब ये ब्रिज बनाया, ये पुल बनाया, ये बैराज बनाया, तो इसकी बुनियादों में ऐसा कौन सा मसाला लगाया था, ऐसा कौन सा इंजीनियरिंग का ये मार्वल था, शाहकार था कि ये ब्रिज अपनी आबोताब के साथ अब भी मौजूद है। और आज से साल 2 साल पहले बनने वाले प्रोजेक्ट्स पानी खसो खाशाक की तरह, तिनकों की तरह बहा कर लेकर जा रहा है। आज जो कराची में बारिश की सूरत हाल है, कुदरती आफत है, बारिश का फिनोमेना। लेकिन सवाल ये है कि हमारे यहाँ जब कंस्ट्रक्शन के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं तो इसका ख्याल क्यों नहीं रखा जाता। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, पूरी दुनिया में तामीराती काम के लिए हिफाजती बंद भी बनाए जाते हैं, अवामुन नास के लिए मुतबादिल रास्ते भी बनाए जाते हैं, और फिर मौसमियाती तगय्युर को जहन में रखते हुए ये ख्याल भी भरपूर तरीके से रखा जाता है कि इस दौरान अगर बारिश होगी, सैलाब आएगा, तो उससे बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान से किस तरीके से बचाया जाएगा। कुछ इमेजेस जो कराची से मौसूल हुए, जिसको शाराए भुट्टो कहा जाता है, और फिर मुख्तलिफ नदियाँ हैं जहाँ पर तुग़यानी का एक मंज़र है। सिंध हुकूमत ख़ास तौर पर फ्यूचर के लिए क्या कर रही है, जिस तरीके से समंदर के पानी का मुसलसल उसमें बढ़ना है, ये नविश्ता दीवार है। आज से 100 साल के बाद समंदर की सतह कहीं बुलंद हो चुकी होगी। क्या आज हम अपने मंसूबे ये सोचकर बना रहे हैं? ये सिंध की सूरत हाल है जिस पर बात करेंगे। लेकिन पंजाब के इमेजेस भी बहुत ही अजीब व गरीब हैं। हम ये देख रहे हैं जलालपुर पीरवाला, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, अलीपुर, सीतपुर, मुख्तलिफ इलाके जनूबी पंजाब में ज़ेर-ए-आब हैं। ये जो आप फुटेज देख रहे हैं मेरे दाएं जानिब स्क्रीन पर, ये बड़ी हैरान कुन है। प्रोड्यूसर साहब इस फुटेज को दोबारा चलाइए। इसमें एक डीसी साहब जो हैं वो मौजूद हैं। एक कश्ती रुकी हुई है और जिस शख्स को रेस्क्यू किया जाना है वो तैर कर रेस्क्यू होने आता है। कश्ती उसके पास नहीं जा रही, वो तैराक है, वो तैरता हुआ उस कश्ती पर पहुंचता है, और हैरान कुन तौर पर रेस्क्यू होने के बाद उस शख्स को ये भी मालूम होता है कि मुझे रेस्क्यू करने वाला शख्स डीसी है, डिप्टी कमिश्नर है। क्या हमारे डिप्टी कमिश्नर्स, इंतज़ामिया सियासतदानों को अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए बेवकूफ़ बना रहे हैं? और सियासतदान बड़े आराम से बेवकूफ़ बन रहे हैं। ये तैरता हुआ शख्स ट्यूब पकड़ रहा है, ख़ुद रेस्क्यू हो रहा है, पहुंचता है और पहुंचकर बताता है कि डीसी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचा ली। दूसरी तरफ हम इमेजेस देखते हैं, मरियम नवाज साहिबा टायरलेसली काम कर रही हैं, लेकिन उनके काम के दौरान क्या हो रहा है? जलालपुर पीरवाला, आज उनकी आमद थी, जलालपुर पीरवाला आना था, उन्होंने फ़िज़ाई जायज़ा भी लिया, लेकिन जो इंतज़ामिया है वो क्या करती हुई नज़र आ रही है कि यहाँ से वज़ीर आला साहिबा ने सड़क से गुज़रना है, लिहाजा उसके दोनों जानिब चूना जो है वो फैलाया जा रहा है। उसके रास्ते को जो है वो बड़ा ही दिखाने की कोशिश की जा रही है कि साफ़ सुथरा रखा गया। अब यही इंतज़ामिया के लोग जो उनके लिए रास्ता बनाते हुए, ट्रैफिक को ब्लॉक करते हुए, या फिर इस सड़क की सफाई सुथराई करते हुए, या इसके इर्द गिर्द चूना फेंकते हुए या लगाते हुए नज़र आ रहे हैं, अगर यही लोग रेस्क्यू का काम कर रहे होते क्या ही अच्छा होता। सियासत पर भी बात करेंगे, लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। शैला रज़ा साहिबा, सिंध के इमेजेस, कुदरती आफत बहुत बड़ी है। हर 2-4 साल के बाद हम देख रहे हैं 2010 का सैलाब, 2022 का सैलाब। पैसे भी मिले पाकिस्तान को, इमदाद भी मिली। हमने, या सिंध हुकूमत ने ख़ास तौर पर अपने सूबे में बंद, पुश्ते,
दरिया के जो रास्ते हैं वहाँ पर मौजूद आबादियाँ, उसके लिए अब तक क्या निज़ाम बना है? सबसे पहली बात यह है कि देखें, जब 2010 में जो है सुपर फ्लड और फिर सुपर रेन आई, तो हुकूमत पाकिस्तान ने जो है इस पर काम शुरू किया और एक प्रोजेक्ट को जो है वो उस दुनिया के साथ मिलकर उस पर बात हुई। और फिर 10 साल बाद जब 2022 में हम कह सकते हैं कि आई, तो उस 2022 और इसमें काफ़ी फ़र्क है। इसमें हमने फिर भी काफ़ी संभाला। उस वक्त हम बिल्कुल मुतवक्को हमें नहीं था कि G20 ममालिक का जो मलबा है वो क्लाइमेट चेंज की शक्ल में उसमें पाकिस्तान और सबसे ज़्यादा सिंध अफेक्ट होगा। तो हालांकि पंजाब भी अफेक्ट हुआ था, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कहा कि हम 21 लाख घर बनाएंगे, और जिसमें फिर हमें ये शिकवा रहा कि पीडीएम की जो गवर्नमेंट थी जिसका हम हिस्सा नहीं थे पीडीएम का, तो उसमें हमने ये कहा था कि बजट में आप ख़ास तौर पे फेडरल गवर्नमेंट भी अपना शेयर रखेगी, नहीं रखा गया। फिर उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट ने ये नाराज हुए, आपको कुछ पैसे तो जारी किए गए, हाँ, लेकिन वो हमें याद है नहीं है ना। देखिए, इसमें बहुत सारी, इस वक्त मैं चाह रही हूँ कि हम सियासत से हटें, लेकिन एक अच्छी बात ये हुई कि वो स्टडी जो बीच में रुक गई थी 3 साल 8 महीने की हुकूमत में, उसको कंप्लीट करके अक्टूबर 24 में वो रिचार्ज पाकिस्तान का मंसूबा सामने आया, जिसको कहा जाता है कि इस पे ये तकरीबन $70 बिलियन का अमेरिकन डॉलर का, जिसके हिसाब से जो है अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जाएगा, जो नदियाँ हैं और ये हमारी झीलें हैं इनको बेहतर किया जाएगा, फसलों को किया जाएगा, तो मतलब ग्रीन पाकिस्तान की तरफ वो किया जाएगा। लेकिन अभी इस पे इस हिसाब से काम नहीं शुरू हुआ था। सूबों ने अपने अपने हिसाब से काम किए। बदकिस्मती ये है कि आपकी चाहे केपी की हुकूमत हो, पंजाब की हो, सिंध की हो, जब केपी में हमने देखा कि टिम्बर माफिया के नाम पे बहुत बड़े बड़े नाम आए और बहते हुए लकड़ सामने आए, और एक मुसीबत और भी है। एक तरफ अगर ये क्रिटिसिज्म है कि अमीन गंडापुर कहीं नज़र नहीं आ रहे और कहीं जा नहीं रहे, किसी जगह दिख नहीं रहे, तो दूसरी तरफ ये है कि मरियम क्यों जा रही हैं, तो दुश्मन सोए न सहनो दे, किसी तरह चैन नहीं है। तो असल जो है ना, इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा जो मसला आ रहा है, ठीक है कि भारत में भी उन्होंने 30 डैम बनाए, 33 से ज़्यादा डैम बने हैं 71 में। उन्होंने 71 के बाद उन्होंने नहीं बनाने चाहे थे, लेकिन वो भी पानी को नहीं रोक सके, वहाँ भी तबाही है और यहाँ भी। लेकिन हमें यहाँ पे इसलिए मुश्किल हो रही है कि हम ये समझ रहे थे कि अब पानी यहाँ नहीं आएगा और आबादियाँ हो गई। आबादी पे तो मैं ये बात नहीं कर सकती कि बढ़ इतनी गई कि वो हर जगह बैठ गई, जहाँ आबादी बढ़ेगी गुर्बत भी है। तो ये आबी गुजरगाहें, ये जंगल का कटना, ये शहरों में नालों के ऊपर तजावुजात, नदियों के रास्ते में तजावुजात, ये बहुत बड़ी रुकावट है। जो चीज़ हमें 70% नुकसान पहुँचा सकती थी, वो 100% पहुँचा। 100 साल पहले जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी अंग्रेज़ के पास थी, हम 100 साल में भी वो हासिल नहीं कर पाए। हमें सखर बराज उसी तरीके से अपनी आबोताब के साथ खड़ा हुआ नज़र आता है, और शराय भुट्टो जो 2 साल पहले बनी, एक 100 साल पहले बना हुआ, एक 2 साल पहले बना हुआ प्रोजेक्ट। अच्छा, ये एक बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। शाराय भुट्टो का वो हिस्सा जो अंडर कंस्ट्रक्शन था, उसको आप देख सकते हैं कि उसमें कट भी लगाया गया है। बड़े जो टिकटॉक बना रहा है वो ये नहीं दिखा पा रहा कि ये इतने लेवल से क्यों कटा हुआ है। सही, तो उस पर कट भी लगाया गया है, और अंडर कंस्ट्रक्शन हिस्सा जो है वो है, हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा काम किया है। कराची के लिए $203 अरब हमने 7 साल पहले वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक से अमेरिकन डॉलर उसमें हमने किया है, जिसमें सेवरेज के स्वीप का मंसूबा है, क्लिक का है, नेबरहुड का है। इंजीनियर साहब, आज जब मरीम नवाज साहिबा फ़िज़ाई जायज़ा ले रही थी, और हमें अंदाज़ा है कि ये कलामिटी इतनी बड़ी है किसी एक शख्स के बस की बात नहीं है। कोई भी इंतज़ामिया हो, दुनिया का तरक्की याफ्ता तरीन मुल्क वो घुटनों पर बैठा हुआ नज़र आएगा। अमेरिका के ऊपर जब कुदरती आफतें आई हैं, वहाँ पर अमेरिका भी हमें बेबस नज़र आया है। सवाल वो नहीं, सवाल ये है कि मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि जब मरीम नवाज साहिबा फ़िज़ाई जायज़ा ले रही थी और इंतज़ामिया सड़कों के ऊपर, सड़कों के किनारों पर चूना जो है वो फेंकने में मसरूफ़ थी कि सड़कें जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्त नज़र आए वज़ीर आला साहिबा को। जलालपुर पीरवाला में कश्ती वाले फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करने के लिए कितना पैसा मांग रहे थे, दिखाएं जी प्रोड्यूसर साहब। यार कोई जुल्म ना कर, 40 हज़ार गिंदा पाई, गिंदा पाई 40 हज़ार तेल दा है, पराडो तेल नहीं पेंदी 40 हज़ार तेरा है, पीटर पींदे।
जी इंजीनियर साहब, ये ब्यूरोक्रेसी क्या कंट्रोल में नहीं है? हुकूमत की बात नहीं मान रही, अपने टिकटॉक बना रही है, अपनी वीडियोस बना रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन यानी कश्ती, साकित कश्ती की तरफ तैरता हुआ शख्स आ रहा है, उसको ट्यूब फेंक के रेस्क्यू किया जा रहा है, ये क्या हो रहा है? देखें, ये बुनियादी इंसानी सरिश्त भी है और ये हमेशा से कहीं ना कहीं अपनी जो ब्यूरोक्रेसी का या सरकारी लोग हैं वो ज़ाहिर है अपनी कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए, और ये नहीं है कि वज़ीर आला पंजाब इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं है। आज का भी उनका मुकालमा देखें तो उन्होंने कहा जी कि सब अच्छा, मैं इन लोगों का नहीं मानूंगी जो अफसरान कह रहे हैं कि सब अच्छा है, मैं उस वक्त मानूंगी जब आप कहेंगे, यानी उन वहाँ के मुतासरीन को मुखातब करके कि सब अच्छा है। इस चीज़ को ऑब्वियसली पॉलिटिशियन भी समझते हैं कि इस किस्म की मसलन ये चूना डालने का जो आपने कहा, अब किसी ने जिस लेवल पे भी सोचा इसको, वो कोई ना उसका अच्छा मैसेज गया, ना उसे ये काम करना चाहिए था, और ना उसका वज़ीर आला साहिबा पे कोई अच्छा असर होगा, क्योंकि जाहिर है वो तो उस मंजर को जहन में रख के गई हैं कि हर तरफ तबाही है। और बुनियादी तौर पर अगर जो सियासी क़यादत होती है या हुकूमत होती है या हाई अप्स है, वो अगर खुद पर्सनल इंटरवेंशंस ना करें तो तब भी बड़ा अजीबो गरीब सूरत हाल होती है। फिर तो बैठे बिठाए बिस्तर से जो है वो सब अच्छा की रिपोर्टें, ये कोई नया बात नहीं है, कल्चर में है ऐसे कि वो दे देते हैं। जब तक सीनियर पुलिस ऑफिसर खुद गश्त नहीं करता तो उस वक्त तक नीचे से मुलाजम वायरलेस सेट जो है वो घर के आगे गाड़ी खड़ी होती है और वहां से छोटे अफसरान मैसेज कर देते हैं पोजीशन वहां पे। तो ये अब दोनों चीजों के दरमियान में हम लटके हुए हैं। ये इंजीनियर साहब, असल में हमने ये आइडेंटिफाई किया, जब वजीराबाद का दौरा हुआ तब भी ये चूने वाली बात आइडेंटिफाई की गई, झंग के दौरे पर, कसूर के दौरे पर, शेखुपुरा के दौरे पर, और अब जलालपुर पीर वाला चूना लगाना। दूसरा अब आजे जरा इंजीनियरिंग, आप एक कमेंट कर लूं, एक कमेंट कर लूं। ये जो चूना फेंकने वाली बात है ना, ये मुझे लगता है कि ये अवाम को चूना लगाया जा रहा है, चूंकि इस कौम को हमेशा चूना लगाया गया है। सही। अच्छा, मैं आपके पास आता हूँ रियासत आज़ाद साहब। इंजीनियर साहब ये बताइए, ये जो ज़ाहिर है कि आप इंजीनियर भी हैं, आप इस मामले को समझते भी, हमें ज़रा समझाएं कि आज से 100 साल पहले अंग्रेज़ जब यहाँ पर कुछ चीज़ें बना रहा था, ट्रेन की पटरी बिछा रहा था, बैराज बना रहा था या सड़कें बना रहा था, ऐसा उसने क्या किया कि आज से आपने चंद महीने पहले इस्लामाबाद में तैयब अर्दवान अंडरपास बनाया, ये एफेट में बना हुआ है, उसे कहा गया कि मुख्तसर तरीन वक्त में बनाया गया, वो पहली बारिश पर बैठ गया, और वो सखर बैराज 100 साल के बाद भी खड़ा। जी, इससे पहले मैं वो थोड़ी सी बात, वो जो आपने कश्ती का पैसे मांगने वाली कही, ये भी अब बदकिस्मती से हमें एडमिट करना चाहिए ये बातें कि ये हमारे रमज़ान में हमारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। ये जब आपने देखा होगा कुछ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की वजह से रास्ते बंद हुए तो गाड़ी निकलवा के धक्का लगाने के लोगों ने 10-10, 20-20 हज़ार जनरल पब्लिक ने, यानी वही लोग जो वहाँ पे मौजूद हैं, वसूल किए। तो ये इसका जो है वो ये अफसोसनाक है और ये दर्दनाक है। जहाँ तक ये इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स का ताल्लुक है जी, ये एक तो पहला इसकी जो बुनियादी पहली वजह है वो तो लाजमी बात है कि बदउनवानी है, कि जहाँ पर आप अगर एक चीज़ का रेट ए करके और उसमें बी कोई चीज़ लगाते हैं, किसी किसी जगह पे जल्दबाजी भी आ जाती है। ये जो इंजीनियरिंग का डिज़ाइंस होते हैं, ये दीगर चीज़ें होती, तो कई दफ़ा जो है उसकी ज़रूरत के पेश नज़र, लोगों की हैवी ट्रैफिक के पेश नज़र, अक्सर जब मनसूबे तवालत का शिकार होते हैं तो लोगों के लिए परेशानी बनती है। वो जब जल्दबाजी में कई दफ़ा वो डिज़ाइन का ऐसा खलल या क्वालिटी का। लेकिन जो 100 साल वाली बात है, हमारे पास भी वो मिसालें मौजूद हैं। अगर सखर बैराज 100 साल, सर अभी हम तो खुद 100 साल के हमारा बहुत से ऐसे 100 से थोड़ा कम कर दें, 70 के बाद बने, लेकिन वो भी 60-60 साल से, हाँ 60 साल ठीक है जी, वो भी 60-70 बरस से जो है वो ठीक काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर का डिजाइन ही पानी के हवाले से होता है। उसमें जो मटेरियल यूज होता है वो पानी के हवाले से, कि यहाँ पर इतना पानी का प्रेशर होगा। उसके मुकाबले में एक आम रोड जो को बनाई गई है ऑल वेदर कंडीशंस के लिए नहीं बनाई गई, बल्कि वो खुश्की के लिए, और जब उससे सैलाब टकराता है और वो सही। इंजीनियर साहब, मैं मेरे साथ ही रहे, हमें नईम हैदर पंजोता जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। सहाफ़ी तैयब बलोच वाले मामले पर आज हमने देखा कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर, उन्होंने माजरत कर ली और
लगता ही है कि मामला खुशउस्लूबी से हल हो गया है, कुछ सुलह हो गई है। मैं ज़रा सुनवाना चाहता हूँ बैरिस्टर गौहर ने क्या कहा, फिर हम पूछते हैं कि आज अडयाला जेल में क्या हुआ है। खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के बाद सेनेट की भी कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ा देने का फैसला कर लिया है। सुनवाएं जी बैरिस्टर गौहर क्या कह रहे हैं। दिली से मुजाहरा करे, एक दूसरे के साथ इख्तलाफात पे इस नहज तक ना पहुंचाए कि बात यहाँ तक पहुंची। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था, ये नहीं होना चाहिए था। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँ, देखो आपने हमेशा से ये कहा है, मैं आपको ये अपील दिलाता हूँ पार्टी की तरफ से, हमारे वर्कर सपोर्टर लीडरान की तरफ से, अलीमा बाजी की तरफ से, हम किसी सूरत वायलेंस पे बिलीव नहीं करते, किसी सूरत हम नहीं उकसाते। मैंने तहे दिल से आपसे माजरत करनी कि ये वाक़या अनफॉर्चुनेट था, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन आपको यकीन दिलाता हूँ हम किसी सूरत किसी को नहीं उकसाते कि वो जर्नलिस्ट पे अटैक करे। माशाल्लाह बड़े धीमे मिजाज के आदमी हैं आपके चेयरमैन पंजोता साहब। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर तमाम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बैरिस्टर गौहर जैसा गौहर ले आए अपनी गुफ्तगू में तो ये झगड़ा ख़त्म हो जाए। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया हुसैन नकवी साहब। पहली बात तो यह है कि गौर साहब जो फरमा रहे हैं उसके अंदर वो बात कर रहे हैं कि मामला इस नौबत तक नहीं पहुंचना चाहिए था। आप किसी से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जो बुक्स आपने देखा तैयब साहब ने जिस तरह से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर जो है उन्होंने वार किए, वार जारी रखे, यजीद तक कहा, फितना तक कहा, बुशरा बीबी साहबा के बारे में जो इल्काबात इस्तेमाल किए, मैं और जगहों पर भी उनके देख रहा था कि जिस तरह वो करते रहे। और वहाँ एक ड्रामा आज कर रहे थे कि वो तो हमारी बहन है, वो तो हमारी आपा हैं, हमसे बड़ी हैं। भाई आपा हैं, बड़ी हैं, तो जब उनको अंडा मारा गया था तो उस अंडा मारने के बाद फिर भी तुम वहां उनके माइक मुंह में घुसेड़ रहे थे और कैमरा लेकर। मैं I'll have you on my show with तैयब, आप उनके सामने यानी क्योंकि वो राइट ऑफ रिप्लाई उनके पास भी होगा। आप दोनों को मैं जब गुज़श्ता रोज़ मैंने कोशिश की लेकिन सिग्नल्स नहीं मिले, आप दोनों अडयाला के गालिबन बाहर मौजूद थे। अब क्योंकि तैयब बलोच मौजूद नहीं है लिहाजा इस सब्जेक्ट से हट के आज क्या ये खबर दुरुस्त है कि आप लोग सेनेट की कायमा कमेटियों से भी इस्तीफा दे रहे हैं? जी बिल्कुल, खान साहब ने कहा है कि बिल्कुल जो है वो मेरी अलीमा आपा से भी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है और उनका सोशल मीडिया के ऊपर भी पैगाम आपने देख लिया होगा, उन्होंने वीडियोस बनाई हैं। और मैं ज़रा क्लैरिफिकेशन भी देना चाहूँगा, जो आज एक खबर चलाई जा रही थी कि अलीमा आपा ने बाइकआउट कर दिया, इस हवाले से भी पहली बात यह है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि बिल्कुल कायमा कमेटियाँ जो हैं सेनेट के अंदर उनसे तमाम हमारे लोग इस्तीफ़े दे दें। इससे पहले जब मुलाकात हुई थी हमारी एक मंगल को, आज से 2 हफ्ते पहले, उस मुलाकात में मैं मौजूद था और खान साहब के अल्फाज थे कि ये पहला फेज़ है, जब हम नेशनल असम्बली की तरफ बढ़ रहे हैं उससे अगले फेज़ के अंदर हम अगला देखेंगे। अब दूसरे फेज़ के अंदर उन्होंने सेनेट से कहा और तीसरे फेज़ के अंदर जो है वो अब आगे सूबाई असम्बली की तरफ जा सकते हैं या क्या करते हैं वो तो खान साहब का फैसला होगा। लेकिन सेकंड फेज़ के अंदर उन्होंने इस्तीफों का कह दिया है। साथ में ये बताऊं कि अलीमा आपा के जो जी सेकंड फेज में आप कह रहे हैं कि इस्तीफे आप मेंबरशिप ऑफ सेनेट, मेंबरशिप ऑफ नेशनल असेंबली, मेंबरशिप ऑफ पंजाब असेंबली? नहीं, पहला फेज जो था वो नेशनल असेंबली का था, दूसरा फेज था सेनेट का कमेटियों से इस्तीफों का, और तीसरा फेज जो है वो अब खान साहब देखेंगे कि उन्होंने क्या करना है, क्योंकि वहाँ पंजाब के अंदर पेंडिंग है। तो अलीमा आपा के हवाले से एक चलाई जा रही थी बात कि उन्होंने बाइकआउट कर दिया। ठीक है, वो आपने क्लैरिफाई कर दिया। आप कह रहे हैं कि उन्होंने बाइकआउट नहीं किया? उन्होंने बाइकआउट नहीं किया, उन्होंने कहा कि लास्ट जो हियरिंग थी उस वक्त इस मीडिया ने बाइकआउट किया, हालांकि हम तो खान साहब का पैगाम लेकर आते हैं। मेरे साथ रहे, मेरे साथ रहे। अगर हम जाते नईम पंजोता साहब मेरे साथ रहे, कमरुल इस्लाम साहब मेरे साथ रहे। मुझे ब्रेक पे जाना, ब्रेक पे जाने से पहले मैं सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। रियासत आज़ाद साहब, पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि पार्लियामेंट का ही काम है आइन साजी, कानून साजी, लेकिन एक बड़ा सवाल अपोजिशन की अदम मौजूदगी क्या कानून साजी के अमल की साख को मुतासर कर सकती है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस नहज पर अपनी सियासत को लेकर जा रही है इसको वो किस तरीके से देखते हैं? बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। रियासत आज़ाद साहब, दो चीज़ें, एक तो एक मशरूत नोटिफिकेशन आया है राना सनाउल्लाह साहब का कि वो मेंबर सेनेट रिमेनिंग टर्म के लिए, और
उसको मशरूत किया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट से जो एजाज चौधरी साहब का फैसला है वो आ जाए। टेक्निकली 64 नंबर हुक्मरान इत्तेहाद के पास आ गए हैं इस मशरूत नोटिफिकेशन से कि अब वो 2/3 अक्सरियत हासिल कर चुके हैं सेनेट में भी। तो अगर वो 27वीं आईनी तरमीम हो जाती है, उसमें राना सनाउल्लाह साहब वोट भी देते हैं, तो उस आईनी तरमीम अगर लाहौर हाई कोर्ट से लेटर ऑन या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एजाज चौधरी साहब वाले मामले पर कुछ और फैसला आ जाता है, तो उस आइन और कानून का क्या करेंगे? देखें, ऐसा जो लेजिस्लेशन होती, जो इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस है ना, उसके पीछे एक विजडम है और एक मैकेनिज़्म है, और उसको ये कहते हैं कि जो लेजिस्लेशन होगी वो बोना फाइडी होगी एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक होगी। ये लैटिन मैक्सिम भी है कि सैलिस पॉपुलिस सुप्रीमा लेक्स, पर्सन स्पेसिफिक नहीं होगी, केस स्पेसिफिक नहीं मतलब होगी। ये इसके ऊपर लॉ बहुत क्लियर है। अब इसमें जो बुनियादी चीज़ है कि एक बंदे को आपने डिसक्वालीफाई कर दिया कि वो कन्विक्ट हो गया। अब इमरजेंसी क्या है, इस सीट के ऊपर एक कंडीशनल आपने सेनेटर ला के उसका कंडीशनल नोटिफिकेशन लाने की ज़रूरत क्या है? ये है मैलस मेला फाइडी, जिसके ऊपर आपने देखा था कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का जो रेफरेंस था ऑन द ग्राउंड ऑफ मेला फाइडी डिसमिस हो गया था, फायज ईसा का डिसमिस हो गया था ओनली ऑन दिस ग्राउंड। तो ये अपरेंटली बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ मुझे लगता है कि ये मेलस पे मबनी है। अब जैसे आपने फरमाया कि वो कंडीशनल है सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ दैट रिट पिटीशन विच इज पेंडिंग बिफोर दी हाई कोर्ट। अगर वो कल को अलाउ हो जाती है और एजाज चौधरी साहब रिस्टोर हो जाते हैं, तो जो अभी लेजिस्लेशन होगी उसकी सेंटिटी क्या होगी, उसकी क्या हैसियत होगी, क्या वैल्यू होगी, और अगर वो एक्ट पान हो जाती है तो फिर उसके रिपरकशंस और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो जो आप करेंगे फिर ये तो उस तरह से होगा कि जब मार्शल लॉ लगता है उसके दौरान जितने भी एक्ट्स होते हैं उनको फिर एक स्पेशल अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको प्रोटेक्शन दी जाती है रेगुलेशन ला के। तो फिर उस दौरान किए गए अहकामात के लिए आपको एक फर्दर लेजिस्लेशन करनी होगी। तो इसकी ज़रूरत क्या है इस वक्त? वो ये है कि 27वीं तरमीम में 2/3 मेजॉरिटी की आपको ज़रूरत है। चूँकि आपने आइन को अमेंड करना है, तो जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत होगी वहाँ 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ किया जा रहा है और जो कुछ हो रहा है और ये जो कंडीशन नोटिफिकेशन किए जा रहे हैं, ये मेलस पे मबनी है और एक टारगेट के तहत ये सारा कुछ किया जा रहा है कि वो रिजल्ट्स जो गवर्नमेंट चाहती है या लोग चाहते हैं, जो ऐसा सिस्टम या जिसको हम सुनते आ रहे हैं कि इस तरह का हाइब्रिड निज़ाम और फलां, तो मैं समझता हूँ उसके पीछे जो विल है वो मैटर कर रही है। अदरवाइज आइन के अंदर ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। भाई कंडीशनल नोटिफिकेशन आज तक हमने तो किसी ये ज़रूर सुना है कि जी कोई गरीब मस्कीन हाई कोर्ट में जाता है, उसको जब बड़ा रिलीफ नहीं मिलता वो कहता है स्टेटस को दे दें, रिस्टोर कर दें, कोर्ट से मैयर ना लिया जाए। जब कोई भी ना जाए तो वो एक आखिरी सी मासूम जो दरखास्त वकील कोर्ट में करता है, सर इतना तो कर दें कि सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ दी दिस रेट पिटीशन ये कर। तो ये उस तरह से है। मैं समझता हूँ कि ये सारा जो लेजिस्लेशन होगी ये उसको तमाम प्रोसेस को ये मेलाफाइडी कर देगी, टेंटेड कर देगी, और मैं समझता हूँ कि उसको अगर चैलेंज किया जाएगा ओनली ऑन दिस ग्राउंड दैट कैन बी स्ट्राइक डाउन। सही, कर्टसी मखसूस नशिस्तें, कर्टसी सेनेट इलेक्शन, मशरूत नोटिफिकेशन एंड एवरीथिंग, 2/3 मेजॉरिटी तो आपके हुक्मरान इत्तेहाद के पास आ गई। अब ये भी टेक्निकली बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि बिलावल कहते हैं कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है बट पार्ट ऑफ द रूलिंग कोalition। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने या किसी और ने आपसे कोई बात की है कि 27वीं आईनी तरमीम को अमेंडमेंट के बारे में कोई भी बात नहीं हुई? इसको चेयरमैन खुद भी कह चुके हैं, और हम स्पेकुलेशन पे चले जाएं वो बहुत ही अजीब बात होगी, क्योंकि उसमें जो मामूद के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये भी कहा था कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। ज़ाहिर है वो एक अलग बात थी, लेकिन अमेंडमेंट जो है वो एक अलग बात है। अब जहाँ पे आप मज़ीद सूबों की बात करते हैं तो सूबों की मर्ज़ी के बगैर जब तक वहाँ पे असेंबली में रेजोल्यूशन पास ना हो जाए कैसे होगी? पंजाब अपने आप को डिवाइड करना चाहेगा, केपी अपने आप को डिवाइड करना चाहेगा, यकीनन सिंध भी नहीं चाहेगा। इसी तरह बहुत सारी चीज़ों पे बात हो रही है। मिसाल के तौर पर ये बात भी की जा रही है कि बहुत सारी बातों में कि भाई वो कैनाल्स वाला सिस्टम है, तो सिंध में तो कोई भी गवर्नमेंट होगी कैनाल तो वो नहीं बनने देंगे। तो इस तरह की बातें
जो हो रही हैं इसको हम सिर्फ ये कहते हैं कि कुछ फीलर्स जो हैं वो छोड़े जा रहे हैं मुख्तलिफ उसके जैसे कि वो, लेकिन अभी तक हमारी पार्टी 26वीं तरमीम में जो हुआ सो हुआ, अचानक से आई हुई 26वीं तरमीम तो देखें, जो तरमीम थी उसको 57-56 अमेंडमेंट से वो इतनी कम हुई, और उसमें आप ये नहीं कह सकते, आप उसमें ये नहीं कह सकते कि उसमें पीटीआई नहीं थी, उसमें पीटीआई की 4 अमेंडमेंट। मैं आई एग्री आप जो कह रही हैं, पाकिस्तान ईसा एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी टेरिटरी किसी सूबे की उसको ऐड अमेंड या मॉडिफिकेशन या एडिशन ऐड करना है तो पहले 2/3 मेजॉरिटी से वहां से होनी चाहिए। जैसे अमीन गंडापुर को नहीं पता, वो कालाबाग डैम की बात कर रहे थे 3 दफा। माय क्वेश्चन वाज डिफरेंट। मैं आपसे बात ये कर रहा था कि 26वीं आईनी तरमीम को जिस तरीके से पार्लियामेंट में डिबेट नहीं किया गया, मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस वर अनअवेयर कि वो किसको वोट दे रहे हैं। 27वीं आईनी तरमीम अगर ऐसी चुपके से आई, ब्लैंक पॉइंट ब्लैंक, आप हमें बताएं यस नो, अच्छा देखिए, पीपल्स पार्टी ऐसी तरमीम को सपोर्ट करेगी या नहीं? वो जो 26वीं आईनी तरमीम थी ना, वो पता नहीं कैसे आती, लेकिन बहरहाल उसमें आप ये क्रेडिट दें चेयरमैन बिलावल को और मौलाना को कि वो कैसे आई फिर भी, तो उसमें बहरहाल हमारी पार्टी में उसको एक्सप्लेन भी किया गया। हाँ, एक कोशिश, हर आदमी जो है ना वो डिबेट नहीं कर सकता कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे, लेकिन मैं समझती हूँ कि कामरान मुर्तज़ा से लेके उधर तक सब थे, और बैरिस्टर गौहर ने भी कहा था कि हमें, बैरिस्टर गौहर ने भी कहा था कि हमें कोई एतराज़ नहीं, और आमिर डोगर ने भी फ्लोर ऑफ द हाउस से कहा था कि अगर ये आईनी तरमीम थी तो हमें तो कोई इतराज़ नहीं। तो इसका मतलब है कि जहां बैठ के कुछ बैरिस्टर्स को किसी को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिस्कस करनी थी वहां हुई। ठीक है। इंजीनियर साहब, आपकी गवर्नमेंट, और चाहे जाहिर है कि हम देख रहे हैं जब से तालिबान का टेक ओवर हुआ अफगानिस्तान में, बार बार एक बात कह रहे हैं, इंक्लूसिवनेस, इंक्लूसिविटी, तमाम लोगों को साथ लेकर चलें, तमाम स्टेक होल्डर्स को, सियासी जमातों की नुमाइंदगी होनी चाहिए। अब पीटीआई आप लोगों पर दबाव बढ़ाने के लिए ये इस्तीफे पार्लियामेंट से फर्स्ट स्टेप के ऊपर कमेटियों से अलहदा हो रही है, आप इनके दबाव को क्या किस तरीके से, कि ठीक है आप बढ़ाएं दबाव, आपने जाना है चले जाए, हम फ्रेश इलेक्शन करवाएंगे, आप बायकॉट कर लें, हमने जिसको लाना होगा ले आएंगे, या आप जो अफगानिस्तान में चाहते हैं कि इंक्लूसिविटी हो, यहाँ पर पार्लियामेंट में भी कोई इंक्लूसिविटी चाहते हैं? ये चाहते तो हम बिल्कुल इंक्लूसिवनेस हैं, और बार बार इसका इजहार फ्लोर ऑफ द हाउस पे, चंद दिन पहले किसी ने सवाल किया कि मीडिया चैनल्स पे बैठ के कहना कि जी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, क्या ये काफ़ी है? तो मैंने गुजारिश की थी कि नहीं, वो काफ़ी नहीं है। हमने फ्लोर ऑफ द हाउस पे, जहाँ एक एक लफ्ज़ जो है वो ज़ेर ज़बर के साथ रिकॉर्डेड होता है, वहाँ पे भी ऑफर्स की और बार बार की स्पीकर की तरफ से आई। लिहाजा इस मामले में हुकूमत की इंटेंशन में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। हाँ, माइनस द जुडिशियल प्रोसेस, वो एक बात ज़रूर है। अच्छा, दूसरी जो बात आपने कहा कि जी यहाँ पे ये कोई पहली दफ़ा तो बाहर नहीं जा रहे, पहली दफ़ा तो इन्होंने रिज़ाइन किए नहीं। आपको वो 13-14 वाला वाक़या याद होगा कि जब पूरे एन ब्लॉक रेजिग्नेशंस आए और उसके बाद बड़ा लंबा उस पे जो है वो रहा, असर्ट करते रहे, उसको जस्टिफाई करते रहे, और उसको एक इस पे एटर्निटी पे ले गए कि ये हमेशा के लिए ये हतमी है, और फिर वो हतमी तब्दील हुए, फिर उसके बाद वो हाउस में वापस भी आए, उसकी वो तमाम चीज़ें जो हैं वो जो उसके अलाउंसेस थे, ये चीज़ें वो वसूल भी की। तो इसलिए यहाँ पे शायद वो वाला हतमी वाली बात तो नहीं होगी, लेकिन हुकूमत तो बार बार देखें, अभी जो इस्तीफों की मंजूरी का जो एक वरना अगर यही इंटेंशन होती, जैसे अभी कुछ दोस्त कह रहे हैं कि जी वो कोई तरमीम लानी है जिसका कोई अभी तक वजूद नहीं है, तो उसके लिए तो वो तो एक बड़ी आइडियल सूरत हाल है कि कमेटी से निकल गए। लेकिन देखें, रेजिग्नेशंस को आज की तारीख तक भी अभी तक मेरी इत्तला के मुताबिक अभी वो एक्सेप्ट नहीं हुए, और उन्हें इसीलिए मकसद ये रखा गया कि कहीं ओपनिंग छोड़ी जाए ताकि कोई ऐसी चीज आए तो वो इंक्लूसिव। लेकिन आप हैं कंफर्टेबल, आप कंफर्टेबल हैं, तहरीक इंसाफ करती है इस्तीफा करे, बाहर बैठती है, बाहर बैठती है? कोई भी देखें, पॉलिटिकली स्पीकिंग तो असेंबली की रौनक अपोजिशन से होती है, तो कोई इस सेंस में ये तो नहीं कह सकता कि हम कंफर्टेबल हैं, लेकिन कोई ऐसा प्रॉब्लम बज़ाहिर नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि वो शामिल हों, वो अपनी इनपुट दें कमेटीज़ में। आज की तारीख तक, ये जो अभी पिछले हफ्ते तक भी कमेटीज़ की मीटिंग हुई, जब ये बाहर नहीं गए थे, तो वहाँ पे कमेटीज़ का चूँकि माहौल ज़रा नॉन पॉलिटिकल होता है, वहाँ पर
कमेटीज के मेंबरान जो हैं वो अपनी सही। पॉलिटिकल वाबस्तगी से बालातर होकर ओपिनियन देते हैं, और बहुत ही वैल्यूबल जो है वो वहाँ पे बातचीत होती है किसी भी लॉ में, किसी भी चीज़ में। आगे उसकी पासिंग ज़ाहिर है अक्सरियत से होती है, लेकिन बहरहाल ये कमी महसूस होगी अपोजिशन की। सही। पंजोता साहब, दो चीज़ें, दो एक, बार बार आपको ऑफर की जाती है बात कर लें, आप सियासी जमातों से बात नहीं करना चाहते, फिर आप इस्टेब्लिशमेंट से भी कभी बात करना चाहते हैं, कभी नहीं करना चाहते। दूसरा, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? आप ले आए हैं इसको इस मकाम पर जहां पर अगली बात जाहिर है कि जब आप पार्लियामेंट की कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ा दे देंगे तो अगला स्टेप यही होगा कि फिर आप पार्लियामेंट से भी इस्तीफ़ा दे देंगे। क्या आप इस पॉलिसी से दबाव बढ़ाने में, आपको लगता है ये सक्सेसफुल है, ये कामयाब पॉलिसी है आपकी? देखिए नकवी साहब, बात यह है कि खान साहब को जो फैसला हुई है कि हम इस प्रोसेस का हिस्सा बन के भी जिस हद तक हमसे कोशिश हुई हम कर रहे हैं, और हमने की। आपके सामने है कि जिस तरह अपोजिशन लीडरान को जेली मुकदमात के अंदर सजा देकर उन्हें जो है डिस्क्वालीफाई किया गया, और दूसरी तरफ जिनकी डिस्क्वालिफिकेशंस थी उनकी डिस्क्वालिफिकेशन को ख़त्म किया, बल्कि लंदन बैठ के ज़मानत भी दे दी गई, और सारे प्रोसेस ठीक तरीके से कहा गया कि हो गए और बड़ा बेहतरीन मामला चल रहे हैं, और इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया। जो कुछ वस्तायत सारा माहौल आपने देखा, उस सारे माहौल के अंदर हम हर हद तक पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ के लिए अपनी जंग जो है वो कर रहे हैं। जहाँ तक बात है इस तरमीम के हवाले से, तो मेरा उसके ऊपर बड़ा एक क्लियर मौक़िफ़ है कि सबसे पहले जो मैंडेट लूटा गया है वो मैंडेट जो है वो वापस किया जाए। यानी फार्म 47 वाला और फार्म 45 वाला जो किस्सा है वो अदालतों के अंदर पेंडिंग है, तो आप कैसे जाकर तरमीम कर सकते हैं? 26वीं तरमीम बिल्कुल गलत हुई, और उस पर जब आपके कुलीग, ये पीटीआई के लोग नहीं, आपके कुलीग्स कह रहे हैं कि उसके ऊपर फुल कोर्ट बनाएं। वो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है उसने फैसला किया कि फुल कोर्ट होनी चाहिए, तो क्यों नहीं बनाई गई? रणनीति ये है कि अपने मुताबिक मुल्क चलाना है। अब 26वीं तरमीम के बाद जितने आपने लॉज बनाए हैं वो सारे के सारे जो हैं वो इलीगल हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है। वो सिर्फ इस निज़ाम के तसलसल के लिए ये जारियत है, ये फस्तायत है, पीटीआई को दबाना है, इमरान खान को जेल में रखना है और इस जेली इक़्तिदार को आगे तूल देना, उसके लिए सारा किया जा रहा है। नंबर 4 बात यह है कि अब 27वीं तरमीम की तरफ अगर ये जाते हैं, ठीक है जी, तो उस के प्रोसेस की जहां बात की जा रही है, तो इससे पिछले जितने प्रोसेस हैं वो कौन से ठीक हैं? पहले भी जो मखसूस नशिस्तें हैं वो किसी और जमात को देकर वो सारी मेजॉरिटी बनाकर ये राना सनौला वाला इलेक्शन हो गया। तो इसका सिर्फ मकसद यही है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक मुल्क चलाएं। ताकत जो है वो ताकतवर जो है वो कानून से ऊपर है, उसको पकड़ने वाला कोई नहीं, और ताकतवर अपनी ताकत जो है वो दिखा रहा है। तो ये ताकत सदा नहीं रहती। आपने देखा नेपाल के अंदर क्या हुआ कि वहाँ तख्ता उस करप्ट हुकूमत का अवाम ने उलट दिया, तो अवाम जो है वो भरपूर तरीके से इनका जो है इनकी जारियत का मुकाबला कर रही है। पंजोता साहब मेरे साथ रहे, इंजीनियर साहब मेरे साथ रहे, मुझे ब्रेक पे जाना है। जब आप ये बात करते हैं ना कि मैंडेट वापस कर दें, तो शेर याद आता है कि एक छोटे से सेब को कितनी काशों में तकसीम करूं, कुछ बच्चों का बाप हूँ शर कुछ बच्चों का ताया हूँ, तो किस किस को हिस्सा कितना मिलना है। लेकिन शैला रज़ा साहिबा की पार्टी एक बड़ी मुश्किल का शिकार है। वो मुश्किल क्या, बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शैला रज़ा साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने तो बायकॉट कर दिया। वो कहते हैं ज़िमनी इंतखाबात में हम नहीं लड़ेंगे, और ज़िमनी इंतखाबात फ़िलवक्त तो पोस्टपोन हुए हैं सैलाब वाली सूरत हाल और उसकी वजह से। लेकिन हमने हैरानकुन तौर पर देखा आपकी जमात इत्तेहाद कर लिया आपने मुस्लिम लीग नवाज़ से। अभी आपके बयानात हमें फूले नहीं थे, उनके ऊपर अभी गर्द नहीं जमी थी। वो अच्छा देखें, पहली बात तो कि नईम को ये बता दूं कि 2018 की भी गवर्नमेंट याद करें किस तरह जहाज़ उड़ाए गए थे, किस तरह से जो है वो रिजल्ट रोके गए थे, और किस तरह से वो चल रही थी कि जब तक लोगों को फ़ोन नहीं जाते थे एक बिल भी पास नहीं मेरा होता सवाल था। जब आपकी तरफ आ जाती हूँ क्योंकि वो भी बेरा बोल रहे थे तो मैंने कहा उन्हें जवाब दे दूँ। आपके सवाल का जवाब ये है कि देखिए हमारे दरमियान एक माहिदा हुआ था नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान सिंध लेवल पर और पंजाब लेवल पर, लेकिन हमने उसको बिठा के याद कराया, लेकिन नून लीग ने वो नहीं किया। हम उनके इस सेंस में इत्तेहादी नहीं है कि उनका मैनिफेस्टो में हमारे मैनिफेस्टो में बहुत फ़र्क है। अगर हम वहाँ पर लड़ते भी हैं तो वैसे भी ज़िमनी इंतखाबात में मोस्टली हुकूमत ही की पार्टी जीतती है। तो जब हमारे लोग लड़ें और वहाँ पे जाके वो अपने लोगों को सर्व न कर सकें, उनके हिसाब से ही चले, तो इससे बेहतर है कि ये जो 2-2.5 साल का मलबा है वो अकेले खुद ही उठाएंगे।
तो इसलिए हमने इस बात पे किया कि जो रनर अप था उसको ही करें और वो लड़े। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इसको स्मूथ रखना है हमने सिस्टम को, और उनकी हुकूमत उठाने है। के लिए अगर उनके 2-4 लोग और जीत आपके जाएंगे। चेयरमैन को जबरदस्ती आप कहती हैं 16,000 वोट दिलाए गए पंजाब से ताकि पीपल्स पार्टी रिवाइव ना कर ऐसी सके। बहुत सारी जगहों पे हुआ, और ऐसा कब आपके नहीं होता, गवर्नर ऐसा पंजाब कब नहीं यही होता। कहते मेरे हैं, चेयरमैन आपके को वज़ीर लियारी से इत्तलात हराया यही गया, उसके नीचे 4 मुख्तलिफ पार्टी को जिताया गया पीपी की सीट पे, और एनए पे एक पीटीआई का जीत गया 2018 में। ये होता रहता है हमारे साथ, हमारी वजह से तो इस मुल्क में पॉलिटिकल पार्टीज बनाई गई हैं रातों रात। पता होगा आपको, पीर साहब पगारा ने अपनी किताब में लिखा। तो फिर तो भी मैं नून लीग ये से आपको कहना चाहती हूँ, यही पाकिस्तान हम को समझना आगे चाह बढ़ना रहे हैं है। कि मेरी पार्टी इक़्तिदार के लिए बात नहीं कर रही, मेरी पार्टी पार्लियामेंट्री सिस्टम को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रही है। कितना एक दिन होगा कि अवाम अपना रास्ता खुद बनाएंगे, और बना रहे हैं। अब मेरी पार्टी की नशिस्तों को 47 नहीं कह सकते। मजबूरी क्या है? यही कि मजबूरी है नून कि लीग- पार्लियामेंट को ताला ना लगे। देखिए, ये इस्तीफे लेने गए थे, नून लीग इस्तीफे दे रहे हैं। नून लीग आपके नखरे उठा रही थी, आपके लोग कहते हैं अब हमारा फोन भी नहीं उठा रही। नहीं, नखरे पंजाब कभी, का नहीं, नखरे जो कभी चीजें भी नहीं तय उठाए। हुई थी, नखरे कभी नहीं उठाए। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले नबील गबूल पंजाब साहब में ने कहा, या आपके पार्लियामेंटेरियंस ने कहा कि ये नून लीग हमारे नखरे उठा रही थी जब हुकूमत बननी थी, और अब ये हमारा फोन भी नहीं वो उठा तो रही। एक आम बात है। तो क्या देखिए, मजबूरी उनकी है? गवर्नमेंट है, उन्हें अपने मैनिफेस्टो से पंजाब में वो आपसे जो तय हुआ था वो पूरा नहीं कर रहे। चलना है, किए हुए वादे वो ना पूरे करें तो फिर हमारे लोगों को वहाँ लड़के अपने हलके में फिर यही होगा कि आप जीते, कोई काम नहीं कराया, ना वहाँ से बजट मिलेगा ना कुछ होगा। तो इसलिए बेहतर है कि ठीक है, 2-2.5 साल और रह गए, 2 साल हो गए, तो 2-2.5 साल के बाद आप करना शुरू हो जाएंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैनिफेस्टो उनका है, उनके अकॉर्डिंग हो रही है। सही है। इंजीनियर साहब, 2 जगह वहाँ लड़ेंगे भी। इंजीनियर साहब, आपको वॉक ओवर मिल रहा है इन हलकों में जहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात फिल वक्त तो ज़ाहिर है कि पोस्टपोन हो गए हैं, लेकिन वो ज़िमनी इंतखाबात अब होने वाले हैं, तो आप कहते हैं कि इट्स ऑल राइट, पीटीआई आउट, और हम बड़े आराम से अब पीपल्स पार्टी मद्दे मुकाबिल ही कोई नहीं, दूर तक, बल्कि बहुत दूर तक। इंजीनियर हम साहब, इस सियासी गलती कह लें, सियासी हमाकत कह लें, सादगी कह लें, इसमें शरीक नहीं है, ना हिस्सेदार हैं, ना कोई ऐसी वजह बनी, ना हमने ये मशवरा दिया इस जो खुदकुशी, सियासी खुदकुशी का। हम तो जब इस पे तैयार थे कि जाहिर है मुकाबला होगा, इससे पहले भी इलेक्शन को हारता है कोई जीतता है। पिछली दफ़ा 2024 के 23 के ज़िमनी इलेक्शन थे, 22 के, उसमें हम हार गए थे बावजूद हुकूमत होने के। तो इसलिए हार का हौसला होना चाहिए, ये उनकी अपना फैसला है। वो आएंगे तो तब भी वेलकम, अगर नहीं आते तो ऑब्वियसली ज्यादा आसानी से जो कैंडिडेट्स हैं। सही। ज़िमनन ये भी बताइए, जो कॉन्फिडेंस है आपकी जो खुद एतमादी है, ये कॉन्फिडेंस है बतौर एक सियासी जमात के पीपल्स पार्टी शिकवा कुना नज़र आती है, लेकिन आपको शायद पता है कि ये मजबूर हैं, ये आपको छोड़ेंगे नहीं। नहीं, ऐसे नहीं है। अभी भी बिलावल भुट्टो साहब ने पंजाब का दौरा किया और उनके आप अल्फाज देख लें, उन्होंने वाज ऑल अप्रिशिएटिव फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ पंजाब गवर्नमेंट। और कोई ऐसी चीज़ की आदत के माबैन नहीं है, ये छोटी मोटी स्कमिशेस चलती रहती हैं। और जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि पहले नखरे उठाते थे, आप फ़ोन नहीं उठाते, और पहले ये करते थे, अब जो हैं वो इस्तीफे लेने आए थे, देने चले गए, ये तो एक हमारी उस जो सियासी मजाक और जुगत और उसका नतीजा है, वरना ये कोई ऐसी बात नहीं है बिल्कुल जो है वो, वरना शीरो शक्कर है। ठीक है, तो रियासत आज़ाद साहब, ज़ाहिर है कि हुकूमत के लोग भी कह रहे हैं ये फेक न्यूज़ है, कोई 27वीं तरमीम नहीं है, पीपल्स पार्टी कह रही है हमें नहीं बताया। अब लीगल फ्रेटर्निटी ज़ाहिर है वो तो सबसे पहले उन बफर्स में है जहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुँच जाती है, तो ये कोई 27वीं आईनी तरमीम नहीं आ रही। आप इस पाकिस्तान की हिस्ट्री देख लें, जब कहा जाता है कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, मैं इस्तीफ़ा नहीं देने जा रहा, वो चंद दिनों के बाद उसका इस्तीफ़ा आ जाता है। ये तारीख है। आपने देखा 26वीं तरमीम के वक्त भी क्या कहा गया कि जिस चीफ की टर्न है वही चीफ जस्टिस बनेगा, अगला चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ही होगा। ये आपने बयानात सियासी लोगों के सुने और रिकॉर्ड है, मैं रिकॉर्ड से ये बात कर रहा हूँ। और फिर बाद में क्या हुआ, अमेंडमेंट आई और उस अमेंडमेंट की वजह से पूरा जो अदलिया थी उसके हाथ पांव बांध के
एक शेर के आगे फेंक के उसको एक लागर अभी एक कानूनी हलकों में है क्या इतला है कोई? इतला बिल्कुल है। 27वीं तरमीम आएगी और जिसके अंदर सबसे बड़ा टारगेट वो ख़त है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस साहबान ने लिखा। उस ख़त ने इस मुल्क की तारीख बदल दी। उस ख़त ने इस मुल्क के अंदर आइन के अंदर जो अमेंडमेंट करने का बुनियाद रखी, वो ख़त बुनियाद बना आइनी बेंच बनने का, वो ख़त बुनियाद बना डोगर को लाहौर से इस्लामाबाद में लाने का, वो ख़त बुनियाद बना इस पूरे निज़ाम को मफलूज करने के लिए जो हुकूमत ने किया। मैं समझता हूँ कि आज भी ये राया साहब बहुत मेरे प्यारे दोस्त हैं, इनके सामने ये मैं बात कर रहा हूँ और आपको भी गवाह बना रहा हूँ कि अगर ये राना सनाउल्लाह का कंडीशनल नोटिफिकेशन करवा के जिताना और फिर लेजिस्लेशन अगर ना करनी होती तो ये रिस्क कभी भी ना लेते। आज उनके साथ भी अब कल को यानी आप ये कह रहे हैं कि ये जो नौमन तेल है ये इकट्ठा हो रहा है ताकि राधा नाचे और ये होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। चूंकि उसके अंदर बुनियादी तौर पे आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो बाबर सत्तार साहब हैं जस्टिस साहब और सरदार इजाज इसाक साहब हैं, उनके तमाम केसेस विड्रॉ करके बाकी बेंचेस को डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। कहाँ बैठे ईसा आप माशाल्लाह इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जाके इंफॉर्मेशन गैदर करें और उन जजेस को ही टारगेट किया जाएगा उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए। जो आर्टिकल 200 है उसके अंदर जो कंसेंट का लफ्ज है उसको भी हटाया जाएगा। और राया साहब भी वहां पे वोट कर रहे होंगे, ये मैं आपको और रिकॉर्ड ये बात कर रहे हैं। धीमी धीमी मुस्कुराहट भी है उनके चेहरे पे। पंजोता साहब, आज बड़ी हैरानकुन एक बात पता चली। ज़ाहिर है कि अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से कुछ बातें इमरान खान साहब कर रहे थे जेल से, उन्होंने मुलाकात के लिए कहा, रुजू कर लें, अफ़गानिस्तान वाले मामले पर कुछ गुफ्तगू की। लेकिन आज गंडापुर साहब ने बड़ी दिलचस्प एक हैरानकुन इंकशाफ किया। बल्कि आप क्योंकि लॉयर भी हैं कि ज़रा हम आपसे इस पर भी समझना चाहते हैं। प्रोड्यूसर साहब सुनवाएं गंडापुर साहब क्या कह रहे हैं। तो खान साहब ने हुक्म दिया है तो मेरे साथ मैं भी जाऊंगा इंशाल्लाह। डिपेंड करता है, अगर हमने जिरगे वाला भी एक हमारा चल रही है बातचीत को इजाजत दी है उन्होंने कि हम मिलके एक वफद भेजते हैं, एक वो भी चल रहा है। और अगर वो नहीं चलेगा फिर इंफरादी तौर पर जो है फिर मैं सारी बात है। फिलहाल तो आपको पता होना चाहिए, मैं बात बता नहीं रहा था लेकिन अभी खान साहब ने जो कह दिया तो बता देता हूँ कि मेरा पासपोर्ट ब्लॉक है अब तक। ये जो आप लोग कहते हैं ना मेरे ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, तो आपको पता हो कि मेरा पासपोर्ट 9 मई को ब्लॉक हुआ है। एज चीफ मिनिस्टर अभी तक मेरा पासपोर्ट ब्लॉक है, मेरा पासपोर्ट बंद पड़ा हुआ है। मैंने जो अप्लाई किया है पासपोर्ट के लिए बनवाने के लिए तो उसमें उन्होंने अभी तक मेरा पासपोर्ट बनाया ही नहीं। लेकिन खैर है, अनिसान को मैं बता रहा हूँ कि मैं पासपोर्ट के बगैर भी जा सकता हूँ। पंजोता साहब, वफाक की एक इकाई के चीफ एग्जीक्यूटिव पासपोर्ट ब्लॉक है, आपकी सियासत अवाम में मकबूलियत जिसका आप दावा करते हैं सब कुछ, मतलब आप अपने चीफ मिनिस्टर का पासपोर्ट भी अनब्लॉक नहीं करवा सके, हुकूमत का क्या करेंगे? लेकिन उसके लिए बिल्कुल प्रोसेस जो है वो वज़ीर आला होके लोगों को क्या रिलीफ देंगे जिनको खुद रिलीफ नहीं मिला। तो बात ये है कि बड़ी मजा का खेज है। जी पंजोता साहब, जी बिल्कुल, वो हाई कोर्ट में रजू कर सकते हैं और अपना पासपोर्ट जो उनका ब्लॉक हुआ है उसकी जो है ब्लॉकेज के लिए वो दरख्वास्त दे सकते हैं और ब्लॉकेज ख़त्म करवा सकते हैं। आज भी खान साहब ने दोबारा ये हदायत की है कि वो बिल्कुल जाएं अफगानिस्तान और जाकर बातचीत करें। अगर आप देखें ना कि मरियम साहबा जो हैं वो अगर जापान जा सकती हैं, बाकी मुल्कों में जा सकती हैं, तो ये खैबर पख्तूनख्वा में अमन का मामला है, वहाँ पर जो हालात हैं उसका मामला है, तो उसके लिए उनको जो है वो जाने की हदायत है और इंशाअल्लाह ताला वो कह रहे हैं कि मैं जाऊँगा। दूसरी बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इस वक्त ऑपरेशन जारी है उसके हवाले से भी खान साहब ने कहा है कि तमाम MNAs MPAs आपस में बैठें और यानी अली मीर साहब भी हों और उसमें जो है वो बैठ के अमन के हवाले से ये बैठक हो और इसकी बिल्कुल भरपूर तरीके से मुखालफत की जाए, क्योंकि इसमें सिविलियन को टारगेट किया जा रहा है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पहले भी जारी होते हैं, वो नहीं है ऐसा कि वो जारी नहीं होते, लेकिन इस तरीके से अपने लोगों को टारगेट करके उस दहशतगर्दी जो है वो बढ़ती है, उससे कम नहीं होती। आपको पता ही है कि आप समझते हैं कि 8,500 ट्रेंड मिलिटेंट दहशतगर्द जिसके बाहर कनेक्शंस भी हैं, जिसको बाहर से असलहा और ट्रेनिंग भी मिल रही है, उसके लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस आर इनफ? आपके तकरीबन 22 ऑपरेशंस पहले हुए हैं बड़े, लेकिन दहशतगर्दी खत्म तो नहीं है ना।
इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन आपके 2500 के करीब केपी के अंदर हुए हैं, खत्म तो नहीं हुई ना। बलूचिस्तान के अंदर क्या खत्म होगी? तो बड़े ऑपरेशन जैसे आपके सामने वो वाकया पिछले दिनों भी हुआ, जब ऊपर से ड्रोन्स मारे गए तो उससे हमारे सिविलियंस की जानें भी गई, तो उसमें नुकसान हो रहा है ना। आपने दहशतगर्दी कंट्रोल करनी है सेंस से, वहाँ आवाम जो है उसकी राय से, अवामी नुमाइंदों से, अवामी जितनी जमातें हैं उनसे। जब जमातें मुखालफ हैं, अवामी नुमाइंदे मुखालफ हैं, वहाँ इलाकाई लोग मुखालफ हैं, वो कहते हैं मदनियात का मामला है, तो फिर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए ना। तो उससे क्या होता है, उससे आप मजीद इस तरह की सूरत हाल जो है वो ख़राब करते हैं। और आपके सूबे का, क्योंकि वहाँ पीटीआई की हुकूमत है, तो एक मुनज़्ज़म प्लान के तहत पीटीआई की हुकूमत को, पीटीआई को टारगेट किया जा रहा है ताकि लोगों में पीटीआई की नफरत बढ़े। तो बिल्कुल खान साहब ने कहा है कि इसकी मुखालफत कीजिए। साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि बीबी साहिबा की सेहत जो है उनके हवाले से इतला मिली है कि वो। पंजोता साहब, आपका राब्ता इंटरनेट के बाइस जो है वो हमसे मुनक़ता हो गया है। होप के क्योंकि वक्त भी ख़त्म हो गया है, अदरवाइज़ आपको रिजॉइन करवाते। आप बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से को बात कर रहे थे, उसके ऊपर हम अगले प्रोग्राम में यकीनन बात कर लेंगे। बहुत शुक्रिया नईम हैदर पंजोता। शैला रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थी, कमरुल इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद थे, और रियासत अली आज़ाद। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।